राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है। साफ कह रहे हैं भूपेश बघेल की नो फ्लाइंग जोन बन गई है दिल्ली, तो हम कैसे जाएं? इसकी सच्चाई क्या है, जरा देवेंद्र से समझते हैं। अब ये किया गया कि पहले तो 250 जो फ्लाइट्स थी उनको G20 की मीटिंग को लेके उनको डाइवर्ट किया गया, लेकिन साथ साथ ये तय कर दिया गया था कि जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, उनके जो स्टेट एयरक्राफ्ट हैं उनके दिल्ली लैंडिंग में कोई भी समस्या नहीं थी और उनको किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त परमिशन की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इन्फॉर्म करना था। इसके अलावा जो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन हैं उनके लैंडिंग के लिए जरूर एक रिक्वायरमेंट था, उस रिक्वायरमेंट को भी अगर आप फुलफिल कर देते तो प्राइवेट अभी अगर मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री को जाना है, भूपेश बघेल को ही जाना हो, अभी भी जाना, और क्योंकि वो तो इवेंट अभी शाम में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आने में। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने में। और प्राइवेट चार्टर से भी अगर आना चाहे तो सिर्फ उसका एक फॉर्मेट है जिसमें आपको बताना है, क्योंकि प्राइवेट चार्टर तो पता नहीं ना कि किसका है। तो उसमें आप बतौर मुख्यमंत्री अगर आ रहे हैं और आपके पास, कई बार ऐसा होता है कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पास अपना स्टेट एयरक्राफ्ट नहीं है, वो समय समय पर प्राइवेट चार्टर को हायर करते हैं और बदले में उनका भुगतान कर देते हैं। तो अगर वो स्थिति भी है तो वो आसानी से MHA से बात करके उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल किया जा सकता है। सिविल एविएशन उसके बाद बाकी सारी चीजें फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा। लेकिन अगर आने की मंशा ना हो, और आने की मंशा सौरभ इस लिहाज से कह रहा हूं कि जैसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी तरफ से ये बताया गया क्योंकि उनका ऑलरेडी हुबली में एक प्रोग्राम है इसलिए वो राष्ट्रपति के इस डिनर में नहीं जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक मुख्यमंत्री का किसी जिले का कोई प्रोग्राम हो, क्या उस प्रोग्राम को एक दिन के लिए टाला नहीं जा सकता, 2 दिन के लिए टाला नहीं जा सकता? और यहाँ पर राष्ट्रपति इन्वाइट कर रही हैं G20 समिट के लिए, उसमें आप नहीं आ रहे हैं, तो ये सीधे सीधे पॉलिटिक्स समझ में आ रही है। बाकी नेता तो बोल भी रहे हैं। ये बिल्कुल आपको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तय करके किया है सब कुछ। बिल्कुल, हम नहीं भेजेंगे अपने मुख्यमंत्री। बिल्कुल। और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जिस प्रकार से बयानबाजियां आनी शुरू हुई है, वो भी तब जब उन्हें पता है कि सत्ताधारी दल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उनको भी इन्वाइट नहीं किया गया है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के नेता के हैसियत से वहां पर किसी को नहीं बुलाया गया है। जो भी प्रमुख हैं, सरकार के प्रमुख हैं, उनको बुलाया गया है। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनको बुलाया गया है। तो यहां पर कोई राजनीति का बहुत स्कोप नहीं था। देखिए, क्लियर हम कर देते हैं एक बार फिर आपके लिए, क्योंकि जो सही सूचना है वो जाना सबसे महत्वपूर्ण है। भूपेश बघेल को भी आपने सुना जो कह रहे हैं कि भाई नो फ्लाई जोन हो गया है दिल्ली, अब मैं कैसे जाऊं? तो उसका जवाब होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो आया है, ऑफिशियल बयान जो सोशल मीडिया पर डाला गया है, वो उसमें कहा गया है कि इन अ न्यूज रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ has expressed his inability to participate in G20 dinner at Leaders Summit at New Delhi at on 9 September 23 due to air restrictions in and around Delhi. आगे उसमें लिखा है, MHA has clarified that while there is a high security air cover deployed for G20 Leaders Summit, state chief ministers on their state aircrafts are allowed. साफ है कि जो स्टेट एयरक्राफ्ट्स हैं वो अलाउड हैं। ये गृह मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गई है। तो मतलब साहब है, आपने खड़गे साहब को नहीं बुलाया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये शायद रणनीतिक तौर पर भी गलत है, और उस नेता के लिए ये जिसको कहते हैं ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी वाला मसला है, ये बार बार नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल हों, अशोक गहलोत हों, या सिद्धारमैया हों, या फिर सुक्खू हों, आज उनके कलेजे में बहुत, जिसको कहे ना कि एकदम कसमकस होगी। मैं ये मानता हूं कि खड़गे जी को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया अभी आ रही है, तो शायद सरकार के मन में एक ये भी बात रही होगी कि जैसे अधीर रंजन चौधरी एक संवैधानिक तरीके की एक चीज होती है, उस दायरे में तय किया जाता है कि एक पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी बनती है और उससे अधीर रंजन चौधरी खुद को विड्रॉ कर लेते हैं। अगर इनको बुलाया जाता और ये विड्रॉ कर लेते तो ये भी एक खबर बनती कि देखिए विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया और उन्होंने बायकॉट कर दिया। तो शायद ये भी एक वजह होगी। और मुझे लगता है कि G20 समिट जैसे बड़े मसले पर इस तरह की राजनीति करना ये किसी भी तरह से, मेरी समझ में तो बड़ा क्लियर है कि आप खड़गे साहब को ना बुलाना यही वजह है। आपने हमारे लीडर को नहीं बुलाया, हमारे अध्यक्ष को, तो हमारा कोई मुख्यमंत्री अब उसके अंदर शामिल नहीं होगा कांग्रेस पार्टी का। देखिए, खड़गे साहब को बुलाया नहीं बुलाया मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नहीं जाना ये इनका बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए कि वहां आप किसको मिलने वाले हैं? आप वहां कोई नरेंद्र मोदी साहब को तो नहीं मिलने वाले थे। यानी ऐसे मौके को तो तलाश करते हैं लोग दुनिया में। यानी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि जहां आप दुनिया के 30 टॉप मोस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड यानी हेड्स ऑफ द स्टेट, उनसे मिलोगे। हिंदुस्तान के 200-250 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ये ऐसा नेटवर्किंग का
मौका मैं नहीं समझता कि किसी चीफ मिनिस्टर को अपनी जिंदगी में मिल सकता है, तो ये उनका नुकसान है। अब आप देखिए दूसरे, ममता बनर्जी जा रही हैं, बिल्कुल, नीतीश कुमार जा रहे हैं, उनको भी तो वही प्रॉब्लम है ना भाई, उनको भी तो सियासी प्रॉब्लम है मोदी से, लेकिन वो कभी ऐसे मौके चूकते नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसमें नहीं जाने का नुकसान वो चीफ मिनिस्टरों को होगा। अरे भाई आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना वहां पर जाकर के। और किससे मिलने वाले हैं आप? आपको जॉय बाइडेन से हाथ मिलाने का मौका मिलेगा। एक से एक टॉप अमेरिकन आए वहां पर, फ्रांस के आए, दुनिया भर के टॉप लोग आए। मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली जिम्मेदारी अपने राज्य को प्रतिनिधित्व करना है ना। आप वहां जाकर के बताते भाई हम राजस्थान हैं, हम छत्तीसगढ़ हैं, हमारे यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट, आइए इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप बात कर सकते थे। नहीं, और कमाल की बात ये भी है कि जहां बघेल जी और गहलोत जी कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल पा रही है, वहीं भगवंत मान जी कैसे आ जाएंगे, वहीं ममता बनर्जी कैसे आ जाएंगी, वहीं नीतीश कुमार कैसे आ जाएंगे। और ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि आप सोचिए कि कलकत्ता से अगर आ जाएगा तो कर्नाटक से क्यों नहीं आएगा, अगर बिहार से आ जाएगा तो छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं आएगा, और अगर यहां पंजाब से आ जाएगा तो हिमाचल और राजस्थान से क्यों नहीं आएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो चूंकि उनको एक स्टैंड अपना रखना है, विरोध जताना है, तो ये बहाने सर इसको तो देखिए, मैं इसमें ये जो आपने नाम लिए, ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर, सर एक सेकंड बस, दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है। हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, ये जाएंगे कार्यक्रम में, इनका जहाज अभी दिल्ली एयरपोर्ट में उतर रहा है, लैंड हुए हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट। अलायंस के सदस्य हैं, उस इंडिया अलायंस के ही सदस्य हैं। कौन सा नो फ्लाई जोन है ये? ममता जी भी तो देखिए वही तो है। इंडिया अलायंस में इसको सीधे सीधे आप देखिए, राहुल गांधी की लाइन नहीं टो कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये देखिए कांग्रेस की लाइन पर नहीं चल रही है। ममता, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान। नहीं, मैं आपको बताऊं भाई, देखिए खड़गे साहब को नहीं बुलाना वो अपनी जगह पर अलग चीज है, लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर है भाई, आपको तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको ताल्लुकात चाहिए, ये मौका आपको कब मिलता? तो आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गुमाई है ना आकर। अब ये मानते हैं आपकी ये इस गठबंधन के अंदर भी कहीं ना कहीं एक हल्की दरार जैसा तो कुछ साफ इसमें अब दिखाई दे रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर दिखेगा। अभी इसी बात पर ये कांग्रेस को कभी अच्छा नहीं लगता है कि उनकी तय लाइन से इतर कोई जाए, और यही वजह थी कि केजरीवाल और कांग्रेस के संबंध बहुत मुश्किल से बने। उसकी वजह भी बने नीतीश कुमार, और अंत में नीतीश कुमार को भी वो जो मनचाहा उनका पद था, वो जो भूमिका थी, वो नहीं मिली। अभी नीतीश कुमार भी आने की बात है, जो अभी तक सुनाई दे रहा है। हेमंत सोरेन आ ही चुके हैं, ममता बनर्जी आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान आ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए सचमुच ये बड़ी उलझन वाली बात होगी कि अब वो कैसे इस अलायंस के साथ बैठेगी, कैसे वो इनके साथ। और कमाल की बात ये है कि इसमें ये जो नया अलायंस बना, उसके नेता तो हैं ही, जो यूपीए में शामिल थे वो भी आ रहे हैं। हेमंत सोरेन तो इनके पुराने वाले हैं, जिनके साथ ये चुनाव लड़ते रहे। तो उसमें कल ही जब उनकी हेमंत सोरेन की पार्टी ने हराया आजसू को वहां, तो कल ही इन्होंने कहा कि हमारा सहयोगी जीत गया, और आज इनकी स्थिति तो मुझे लगता है कि ये इसके राजनीतिक परिणाम 11 तारीख के बाद वो दिखने लगेंगे। और जहां तक हमारी जानकारी है, झारखंड और बिहार, इनके पास ऐसा कोई अपना स्टेट एयरक्राफ्ट या अपना कोई जहाज शायद नहीं है। बिहार के बारे में तो मैं श्योर हूं कि वहां पे नहीं है, और झारखंड की भी कमोबेश वैसी ही स्थिति तो ये अब ये भी चार्टर्ड से आए होंगे निश्चित तौर पे, और उसी प्रक्रिया का पालन करके आए होंगे, जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट हम लोग पहले बात कर रहे थे कि उसमें सिंपल से एक फॉर्मेलिटी थी कि हाँ भाई आप अमुक व्यक्ति क्योंकि आना है और उनको इस चार्टर से आना है, तो उसके परमिशन की जरूरत थी, जो कि इन लोगों ने या तो ली नहीं होगी या लेना जरूरी नहीं समझा। उसको लेने में ऐसा नहीं है कि उसमें कई महीनों का फाइल चलते हैं या कुछ सारी चीज़ें हों, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन करना था। लेकिन जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे हैं सौरभ, कि अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें क्योंकि हुबली में उनका प्रोग्राम है इसलिए वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, उससे नीयत समझ में आ रही है। बिल्कुल साफ समझ में आ रही है आपको। अब ये सब कुछ जो है, इसकी शुरुआत हुई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया आज के इस डिनर में। इसको लेकर के रिएक्शन सबसे पहले राहुल गांधी का आया बेल्जियम से। उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था अब आप सोच सकते हैं जो नेता जो 60% आबादी का लीडर है, वो ये कह रहे हैं कि खड़गे साहब भारत की 60% आबादी के लीडर है, उसको नहीं बुलाया गया है, तो आप समझ सकते हैं। इसी बात को लगभग रिपीट कर दिया खड़गे साहब ने खुद अपने बयान में। तो एक बार राहुल गांधी का वो बयान और खड़गे साहब का भी स्टेटमेंट है, वो सुनिएगा जरा, जहां से सारी राजनीति की शुरुआत हुई कि आप होस्ट हैं G20 के, और आप मुख्यमंत्री जो हैं एक पार्टी के, वो तय करते हैं कि हम उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। राहुल गांधी और खड़गे साहब का बयान। ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಕ್ರೋಲ್ ಓದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ ಓದ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಅರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What's contrary about it? I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. It tells you something. I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and you know, it's something that people should think about. Why they are feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that. बोलिए हर्षवर्धन जी। नहीं, मैं क्या कहूँ अब, यही मतलब इसको तो बिना संकोच के मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी यहाँ झूठ बोले वहाँ झूठ बोले आदत हो गई। 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता, हम कोई राजशाही में थोड़ी ना है, हम लोकतंत्र में है भाई। 100 में 60 जिसको वोट दे देंगे वो प्रधानमंत्री होगा, वो तय करेगा कि देश में क्या हो। खड़गे जी कहां से 60% आबादी के नेता हो गए? और उसके बाद अगर आप अपने गठजोड़ की भी बात करते हैं तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को जितना मिला, एनडीए को जितना मिला, उसके सामने आपके गठजोड़ को अभी भी कम है। अगर उनकी भी बात करें तो उस गठजोड़ के मुख्यमंत्री बाकायदा इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आप कम से कम ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, जो खुद उपहास का पात्र बने, क्योंकि उनको भी तो आज वो भी टकटकी लगाए बैठा होगा ना, इंटरनेशनल मीडिया यहां होगा, इस तरह के रिएक्शन उसको भी सुनाई दे रहे होंगे, तो उसको लग रहा होगा कि राहुल गांधी यहां भी झूठ बोलते हैं, विदेश में जाकर भी झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं अब राहुल गांधी का भी आपको लेटेस्ट बयान बताता हूं, उस पर भी आपको हैरानी होगी। जफर साहब इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर राहुल गांधी साहब एडवाइस देते ना, अगर वाकई यानी वो होती तो कहते ठीक है, खड़गे साहब को नहीं बुलाया, लेकिन आप लोग तो जाओ, कि ऐसा मौका जिंदगी में कहां मिलेगा। ये कहना तो चाहिए था। सर, ये जरा तस्वीरें आ रही हैं यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की विपक्षी वार्ता जो है वो शुरू हुई है, और ये जो G20 के अलग अलग सत्र चल रहे हैं उनके बीच में ही से ये अलग बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल साहब, तकरीबन 1.5 घंटे का वो समय था, और उस 1.5 घंटे के समय में जैसे पहला सेशन खत्म होने के बाद और G20 का जो भारत मंडपम का जो कॉन्फ्रेंस रूम है, उस कॉन्फ्रेंस रूम के साथ बहुत सारे छोटे छोटे रूम हैं जहाँ पर ये बायलैटरल के लिए वो जगह तय की गई थी। उनमें से एक की तस्वीर हम देख रहे हैं, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और समझा जा सकता है कि ब्रिटेन भी कितनी संभावनाओं और उम्मीदों को देख रहा है भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर। ट्रेड एग्रीमेंट आगे, उस पर बातचीत लगातार हो रही है, उसको आगे करना है, और हर एक फील्ड में ऑलमोस्ट समझौते की बात समझी जा सकती है अगर ऋषि सुनक का भारत से ऐसा कनेक्शन है तो। ऋषि सुनक के लेकिन आप एक्सप्रेशंस देखिए तो वो बहुत अलग नजर आते हैं, खासतौर पर जब वो भारत में हैं इस वक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा एक एक्साइटमेंट सी नजर आती है उनके चेहरे पर हर वक्त। नहीं, थोड़ा सा मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि एक जो बहुत ऊर्जावान युवा के तौर पर वो दिखते हैं, और दूसरा है कि उनका जो अपना बैकग्राउंड भी रहा है, और जिस तरह से वो एक तरह से कहें कि वो विशुद्ध वाले नेता नहीं है, खांटी नेता जैसे होते हैं वैसे वो नहीं रहे हैं, और उनको लेकर बहुत एक झिझक लंबे समय तक ब्रिटेन में दिखी। 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री जब फेल हो गए उसके बाद ऋषि सुनक के नाम पर सहमति बनी। उनके जो भारतीय रिश्ते हैं उसकी वजह से उनको, जिसको कहें कि पहले जो प्रतिरोध झेलना पड़ा, आज वो उनके लिए पूंजी हो गया है। और जब वो भारत में है और उनको ये लग रहा है कि अगर भारत से हमारे रिश्ते बेहतर हो गए तो शायद वो मुश्किलें, विशेष करके जो अर्थव्यवस्था के तौर पर ब्रिटेन की स्थिति है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनियां आज बहुत बुरे हाल में हैं, अमेरिकी कंपनियां अभी उस दौर में नहीं पहुंची हैं जहां उन्हें सर्वाइवल के लिए बड़ा संकट झेलना पड़ेगा, अभी वो बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन यूरोपीय यूनियन के देशों की कंपनियां और ब्रिटिश कंपनियां, उनको बहुत बड़ी मुश्किल है। दूसरा, उनका जिसको हम कहते हैं ना कि दूसरे देशों के साथ जो कारोबारी रिश्ता है उसमें भारत एक उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहा है, लेकिन अभी चूंकि भारत का हाथ थोड़ा मजबूत है तो ऋषि सुनक चाहते हैं कि अपने पक्ष की भी कुछ चीजें हासिल करें, और वो ये कह भी रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जाने से पहले हम ब्रिटेन के हितों को भी सुनिश्चित करेंगे, जो मुझे लगता है कि वहां के प्रधानमंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी है। जफर जी, नहीं देखिए, बिल्कुल ऋषि सुनक अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर इसको हासिल कर लेते हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होगी। तो इसलिए एज प्राइम मिनिस्टर, और वो जो आपने कहा कि हिंदुस्तान का जो रिश्ता और हिंदुस्तान आए हैं बहुत मर्तबा, तो वो उसने उनका हिजाब को बोलते हैं ना, काफी हिजाब को तोड़ दिया है, जो एक वो होता है वो तोड़ दिया उनके लिए। एक बार एक और तस्वीर है, देखिए इसमें कई वर्ल्ड लीडर्स एक साथ आपको नजर आएंगे। जो बाइडेन साहब इसके अंदर हैं, ब्राजील के नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, अजय बंगा, वो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर के सारे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहां पहुंचे हुए हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूनाइटेड नेशंस के चीफ भी पहुंचे, यूनाइटेड नेशंस के चीफ आए हुए हैं।
नहीं, इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि कैसे हम क्या कुछ ज्यादा प्रशंसा में तो नहीं आ गए, अपना देश है, खुश हो ले रहे हैं भैया, अपने से खुश होने में क्या मिलेगा। लेकिन जब ये संस्थाएं भारत की तरफ देखती हैं आज, तो उनको लगता है कि भाई आज अगर हम भारत को निकाल देंगे, बिना इसके इंक्लूजन के आप कोई काम कर नहीं सकते। और आज वो इंक्लूजन जब होता हुआ दिख रहा है, तो उसमें इन संस्थाओं को लिखता है कि हमारी जो प्रासंगिकता है, हम रेलिवेंट बने रह सकते हैं क्या, उस रेलिवेंसी के लिए आज आपको सब यहां दिखते हैं। और उस रेलिवेंसी में दुनिया के जो दूसरे देश हैं, एक तरह से मैं कहूं कि वो भी उनको लगता है कि हमारी मदद से हम फिर से उस विश्व की कल्पना कर सकते हैं जो एक तरह से फ्रैक्चर्ड है, टूटा फूटा सा है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, हर कोई सिर्फ मार काट में लगा हुआ है। तो उसमें ये एक बड़े मंच के तौर पर दिखता है। और मुझे लगता है कि G20 समिट एक उसी तरह की, जिसको हम कहते हैं रे ऑफ होप, कुछ उस तरह की चीज दिख रही है। ये पहला सत्र मतलब वहां पूरा हो चुका है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये 3 सत्र होने थे इसी नाम से। पहला सत्र पूरा हो चुका है, उसके बाद एक वर्किंग लंच भी उसमें होना था देवेंद्र। हाँ बिल्कुल, और उसको इसी रूप में रखा गया था सौरभ कि जिसको बायलैटरल करना है वो बायलैटरल कर ले, बाकी आप लंच का जो टाइम है अपना लंच कर लें। और फिर 3 बजे के बाद दूसरे सत्र की शुरुआत होनी थी। इस बीच में बाकी दूसरे देश भी जिनको अपने बायलैटरल्स करने थे वो कर रहे हैं। अच्छा, बाकी देशों की भी अपनी और देशों के साथ नेताओं की मुलाकात है। और मेन जो कॉन्फ्रेंस रूम है, उस कॉन्फ्रेंस रूम के साथ ऐसे बहुत सारे कमरे हैं जो कि बायलैटरल के लिए ही रखे गए। और शाम को जाएंगे सब राष्ट्रपति भवन, शाम को 7:30 बजे सभी राष्ट्रपति भवन में जाएंगे। चलिए, और उस पर हम लोग पहले बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। किसी ने कहा फ्लाइट की परमिशन नहीं मिली है, किसी ने कहा मेरी अपनी अलग एक व्यस्तता है। इतने बड़े मंच पर भी देखिए आप, इस किस्म की राजनीति हो रही है। मैंने तो राहुल गांधी का ट्वीट अभी देखा, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हाइडिंग आवर पुअर पीपल एंड एनिमल्स। हमारे गरीब लोगों और जानवरों को छुपा रही है भारत की सरकार। इसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, क्यों अचानक ये बात हुई है। कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश ने दिन में एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट की थी एक्स पर, और उन्होंने कहा था कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको पकड़ के उनको पकड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी ये तो काम है म्युनिसिपैलिटी का, कुत्तों के साथ बड़ी बेरहमी हो रही है। ये जयराम रमेश लिख रहे थे, और राहुल गांधी लिख रहे हैं कि भारत की सरकार अपने गरीब लोगों को, जानवरों को छुपा रही है इन मेहमानों से जो आए हुए हैं, और भारत की असलियत अपने मेहमानों से नहीं छुपानी चाहिए। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। ये स्ट्रे डॉग्स जो है ना, इसका इतना बड़ा मेनेस बोलते हैं ना, बच्चे ये इनको मालूम है, बल्कि म्युनिसिपैलिटी का एक डिपार्टमेंट ये काम करता है शहरों के अंदर, ये स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर ले जाते हैं, वरना ये इतनी बड़ी मुसीबत है ये तो। नहीं, मैं तो ये समझना चाहता हूं सर कि यही क्यों याद आया होगा राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को? नहीं, सिर्फ यही नहीं याद आया। आप देखिए, सऊदी अरब के शासक आते हैं और उनके सामने भारतीय नृत्य संगीत चलता है, तो वो कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ जब हम कहते हैं तो वो खोज के लाते हैं पुरानी वाली होर्डिंग, जिसमें कभी कोई लगाया होगा कि मोदी वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे बड़े नेता हैं, वो इनको याद आता है। ये इस वक्त कहीं कोई आयोजन होता है तो ऐसा थोड़ी ना होगा, मान लीजिए कहीं कोई कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, जैसे एयरपोर्ट से आप आएंगे तो पूरा देश इस वक्त निर्माण की प्रक्रिया में, वहां पर G20 के बड़े बड़े फ्लैग्स लग गए हैं, अब उसमें भी इनको दिक्कत है। मान लीजिए ऐसा आयोजन होगा तो आप अपने घर में सामान्य शादी विवाह होता है तो चूना उना डलवाते हैं ना, सफाई करवाते हैं ना, और उस वक्त कुत्ता कोई आपके घर में ना आ जाए, तो ये तो कोशिश करते हैं। यहां तो इतना बड़ा आयोजन है, अगर उसमें कहीं की ये तस्वीर ला रहे हैं तो मैं तो बस यही कहूंगा, हास्यास्पद है, शर्मनाक है। राजनीति का ये स्तर देश ने कभी किसी भी पक्ष में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये 3 दिन के बाद कर सकते थे। अभी जो हमारे मुल्क का इतना बड़ा, यानी आप सोच लीजिए कि 30 मुल्क के सरबरा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, IMF के, यूनाइटेड, कौन नहीं आया? ऐसे मौके पर एक हो जाना चाहिए। होता है ना भाई, हमारी शादी ब्याह में फूफा साहब जो होते हैं हमेशा नॉर्मली नाराज हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त आ जाते हैं कि भाई ठीक है बाद में लड़ेंगे। तो एक सीज फायर नहीं होता वॉर में, भाई आप सियासत करिए लेकिन यही करिए। लेकिन 3 दिन जब पूरा बोले नहीं अभी तो हम एक हैं सब, अभी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करेंगे इसको बाद में, यह होना चाहिए था। आपने जो कहा ना कि एक हो जाना चाहिए था, सीज फायर, या उल्टा हो रहा है, तो कमियां गिन गिन कर दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि ये यूरोपीय यूनियन गए हैं। ठीक, एक ब्रेक हम लोग ले लें। तो अब ये चर्चा तो खैर दिन भर हमारी चलती रहेगी। आप हमारा ये जो कवरेज है विश्व गुरु के नाम से जो हम आपके सामने रख रहे हैं दिन भर, इसको आप देखते रहिएगा। दिल्ली में दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के हेड ऑफ स्टेट्स का जमघट लगा है। G20 सम्मेलन की तैयारी इतनी भव्य और इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि विश्व के सबसे विकसित देश भी हैरान है। विपक्ष इस खर्चे पर भी सवाल उठा रहा है।
सवाल यह कि क्या इतने तामझाम की जरूरत थी? सवाल तो बनता है। इस सवाल का जवाब आज आप उस शख्स से सुनेंगे जो मोदी सरकार के सबसे बड़े आर्थिक सलाहकारों में से एक है और G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों को बड़े करीब से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल से एक मेरी ही बातचीत है, जरूर देखिएगा इस ब्रेक के बाद। मेरा फ्लैटमेट